Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine. Let's continue chapter number 1 Fundamentals of Chemistry. हम आज एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग इधर डू यू नो की तरफ आए। डू यू नो में है एटम्स कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे आपको पता है कि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ है एटम का। इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये इधर ये जो आपको ब्लू कलर की सर्कल दिखाई दे रही है, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूट्रॉन सेंट्रल पार्ट है एटम का और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। Whereas electrons revolves around the nucleus, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। तो एटम क्या चीज़ है? एटम इज़ द फंडामेंटल, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम का एलिमेंट का छोटा ज़र्रा है। और फिर एटम मज़ीद डिवाइडेड है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। नाउ कम टू द टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है और मास नंबर क्या चीज़ है? एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द अदर एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटम दूसरे नंबर के एलिमेंट से मुख्तलिफ होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से। नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कहते हैं दो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये आपको जो डायग्राम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसमें कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके प्रोटॉन जो होते हैं एक ही एलिमेंट के वो सेम होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ एलिमेंट एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एज द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी एटम पर एज अ होल कोई चार्ज नहीं होता। सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद नंबर सेम होती है। इसी वजह से एटम न्यूट्रल होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन in an atom of an element is different and cannot be used to characterize the atom। और किसी भी एटम में नंबर ऑफ एक ही एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ हो सकते हैं। एलिमेंट्स आर therefore arranged in the periodic table on the basis of the number of proton in their nucleus। कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जिसमें एलिमेंट को अरेंज किया हुआ है एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो कहते हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है प्रोटॉन के तादाद की वजह से। दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक प्रोटॉन है तो इट्स मीन इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 होगा। अगर किसी एटम में 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। और अगर किसी एटम में प्रोटॉन जो है वो 3 है तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटॉमिक नंबर है या तो प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं या इलेक्ट्रॉन की तादाद को कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों किसी भी एटम में सेम होते हैं नंबर में। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। एटॉमिक नंबर क्या है किसी भी एलिमेंट का? वो प्रोटॉन के नंबर्स है जो किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद होते हैं। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। Hydrogen, carbon and oxygen contain 1, 6 and 8 proton
in the nucleus respectively। कहते हैं हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो इसका मतलब है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं। thus the atomic number of hydrogen, carbon and oxygen are 1, 6 and 8 respectively। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि उसमें 1 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि उसके एटम में, उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है। यहाँ पर टेबल है कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इट्स मीन क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। एटॉमिक नंबर हो गया है। एटॉमिक नंबर हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब हम आते हैं मास नंबर की तरफ। मास नंबर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियो नंबर। मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियन नंबर यानी न्यूक्लियस का नंबर। अब मास नंबर हम आगे पढ़ेंगे। मास नंबर जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बने होते हैं। मास नंबर में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों लेते हैं, इसलिए इसको हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। As proton and neutron are relatively heavier particles than electron, so the mass of an atom depends upon the number of proton and neutron present in the nucleus। कहते हैं कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिहाज से भारी होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का है, इस वजह से मास नंबर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को नंबर को प्लस करते हैं। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। The mass number of an atom is equal to the sum of the number of proton and neutron present in the nucleus। ये डिफिनेशन है मास नंबर की, ये आप लोगों ने याद करनी है। क्या है मास नंबर की डिफिनेशन? The mass number of an atom is equal to, mass number of atom equal होता है sum of the number of proton and neutron present in the nucleus। किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। अब मास नंबर हमारे पास, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हियर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड। इसी फार्मूले से हम किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं अगर हमें मास नंबर मालूम हो और हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर मालूम हो। तो हम किसी भी एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के मास नंबर से अगर हम उसका एटॉमिक नंबर या माइनस करें तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सिंबल दिया गया है, x जो है एटॉमिक सिंबल है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लो तो उसका सिंबल H होगा और एटॉमिक नंबर Z, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं तो हाइड्रोजन का मास 1.008 है। एग्जाम्पल में हमारे पास नंबर 1 एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब मास नंबर हमें पता है कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर अगर आप लोग गिन लो तो प्रोटॉन जो है 1 2 3 4 5 6 है और न्यूट्रॉन ये रेड कलर के है 1 2 3 4 5 6। तो दोनों को प्लस करो तो हमारे पास आ जाता है 12। तो इसका मतलब है कि कार्बन का मास नंबर क्या है? 12। द कार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय C, 6th एटॉमिक नंबर, 12 एटॉमिक मास, हिंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, अगर आपके पास आपको मास नंबर पता हो और एटॉमिक नंबर तो हम न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे? मास नंबर A से एटॉमिक नंबर Z माइनस करेंगे। 12 से 6 माइनस किया तो आंसर आता है 6। तो इसका मतलब है कि कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं और कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में 6th नंबर पर पाया जाता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है।
नेक्स्ट है 2 एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का डायग्राम है, आप इधर गिन सकते हो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, इलेक्ट्रॉन 8 हैं। प्रोटॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रोटॉन भी 8 है। अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और न्यूट्रॉन भी 8 है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है 8, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है। मास नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। तो प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन 8 दोनों प्लस होकर 16, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है। नेक्स्ट हमारे पास, अगर आपके पास मास नंबर मौजूद है और एटॉमिक नंबर, तो हम न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं, जो कि है 8। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ, इसके आंसर आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी में लिखना है। एन एटम ऑफ द लिथियम हैज 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। कहते हैं लिथियम एक एलिमेंट है, उसमें 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन्स है और 4 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, लिथियम है, 3 प्रोटॉन्स है उसमें और 4 न्यूट्रॉन्स है। अब इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 2, इसके आंसर आप लोगों ने इधर सामने लिखने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं। नंबर 1 है व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो इस लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ और एटॉमिक मास क्या हुआ। अब एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो आप लोग इधर देखो प्रोटॉन कितने हैं, तो आप लोगों ने एटॉमिक नंबर में वो नंबर लिखना है। एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को प्लस करो तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव। अब दूसरा सवाल है कि लिथियम के एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप लोगों ने खुद लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट कर सकते हो। द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26 एंड एटॉमिक मास इज 56। दूसरा है आयरन एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 26 है और एटॉमिक मास 56 है। नंबर इसका ये सवाल है हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डज इन आयरन एटम है। आयरन के एटम में कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपने लिखना है। दूसरा है हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज एन आयरन एटम हैव। आपके पास एटॉमिक मास भी है, एटॉमिक नंबर भी है, इससे आप न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड आउट कर सकते हो। डू यू हैव एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम। कहते हैं क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो ये आंसर आप लोग इधर लिखोगे सामने आप। नेक्स्ट है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। Isotopes are the atom of the same elements which have the same atomic number but different mass number। कहते हैं कि आइसोटोप्स जो है वो एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं किसी भी एक ही एलिमेंट के। फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर उस हाइड्रोजन के 2 या 2 से ज्यादा एटम ऐसे पाए जाते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर जिनका तो सेम होगा, एटॉमिक नंबर 1 ही होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा एक दूसरे से, ठीक है, तो उसको हम उस हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहते हैं। मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है, मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंट होगा, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर सेम है तो इट्स मीन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तादाद उनकी सेम है। डिफरेंस किस चीज में आ जाती है, न्यूट्रॉन्स में आ जाती है, ठीक है। द डिफरेंस इन द मास ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कहती है एटॉमिक मास में जो डिफरेंस आ जाती है एक ही एलिमेंट के एटम्स में तो वो न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से आती है। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इन नेचर। कहते हैं कुदरत में कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये 12, 13, 14 एटॉमिक मासेस बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 तीनों का एटॉमिक नंबर 6 ही है, मास नंबर डिफरेंट है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय C6। ये इधर आप लोग देख सकते हैं, C जो है कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, इसका भी 6 है, कार्बन 13 का भी 6 है और कार्बन 14 का भी 6 है एटॉमिक नंबर, जबकि मास नंबर डिफरेंट है। कार्बन 12 का मास नंबर 12 है, कार्बन 13 का 13 है मास नंबर और 14 का 14 है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट।
इफ़ वी मेजर द मास ऑफ एन एटम इन ग्राम्स आर किलोग्राम, कहते हैं कि अगर हम किसी एटम के मास को ग्राम या किलोग्राम में रिप्रेजेंट करें या उसको मेजर करें, इट विल बी एन एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, ये हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, जैसे 3 इंटू 10 पावर -22 या 10 इंटू 10 पावर -24 और 10 पावर -22 ग्राम, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। और अगर आप इसको डेसिमल पॉइंट में लिखोगे तो 0 पॉइंट फिर उसके बाद 24 0 लगाकर 1 लगाओगे, ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू आ जाती है। मेजरिंग सच अ स्मॉल मास इज़ नॉट ओनली इम्पॉसिबल, कहते ऐसी छोटी मासेस को मेजर करना ना सिर्फ नामुमकिन होता है बट आल्सो इम्प्रैक्टिकल टू वर्क विद, बल्कि इसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते आसानी से। For that purpose, atomic masses are expressed by comparing with the mass of a standard atom. इसी वजह से हम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को कंपेयर करते हैं, उनका मुवाजना करते हैं किसी स्टैंडर्ड एटम के मास के साथ। द एटम चूजन नाउ अडे, कहते हैं आजकल जो एटम चूज़ किया गया है एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर, आर द स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन इज दैट ऑफ कार्बन, तो वो कार्बन एटम है, which has a mass of exactly 12 यूनिट, क्योंकि कार्बन का मास exactly 12 यूनिट है, पॉइंट्स में नहीं है, तो इसलिए इसको हम जो है एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, यानी हम बाकी जो जितने भी एलिमेंट है उनके एटॉमिक मासेस को कंपेयर करते हैं कार्बन के एटॉमिक मास के साथ। जैसे आपको यहाँ पर एक बैलेंस दिखाई दिया हुआ है, यहाँ पर एक साइड पर कार्बन 12 रखा हुआ है, तो ये एज ए स्टैंडर्ड लिया हुआ है। अब जिस जिस एलिमेंट के हमने एटॉमिक मास फाइंड आउट करनी है वो हम इस वाले पेन रखते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू मास ऑफ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? वो किसी भी एलिमेंट का मास है जो कि इक्वल होता है कार्बन के 12वें हिस्से के, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन, कार्बन के 12वें हिस्से के। किसी भी एलिमेंट का मास जो कार्बन के 1/12 या 12वें हिस्से के बराबर हो वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी बैलेंस में यहाँ पर एक कार्बन रखा हुआ है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, दूसरे में हम हाइड्रोजन रख रहे हैं, एक हाइड्रोजन रखा है तब भी बैलेंस नहीं हुआ, 2 रखे हैं तब भी नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब 12 हाइड्रोजन रखे गए तब ये हमारे पास दोनों बैलेंस हो गए। तो इट्स मीन कि 1 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जब उसको हम उस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ जाता है 1, जो कि कार्बन के 12वें हिस्से के बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम का 24। नाउ एटॉमिक मास यूनिट AMU जिसको हम कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? कार्बन के 12वें हिस्से के मास के इक्वल किसी एटम का अगर मास है तो हम उसको 1 AMU कहते हैं। किसी भी एलिमेंट का मास जो कार्बन के मास के 1/12 के बराबर हो, 12वें हिस्से के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि ये 1 एटॉमिक यूनिट है, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट है, यानी ये 1 AMU है। जैसे कि एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन है 12 ग्राम, जिसको हम 1 मोल लेते हैं। सिमिलरली 1 मोल ऑफ द कार्बन 12 कंटेन एटॉमिक मास। हमारे पास मोल क्या चीज़ है ये हम नेक्स्ट डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में लेते हैं तो वो उसके 1 मोल के इक्वल हो जाता है। किसी भी एटम के एटॉमिक मासेस को हम ग्राम में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 1 मोल कहलाता है, ये हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1 मोल ऑफ एटम में हमारे पास 6.02 × 10⁻23 एटम होते हैं और इस नंबर को 6.023 × 10⁻23 ये नंबर एवोगाड्रोस नंबर कहलाता है। किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, किसी भी 1 मोल ऑफ एटम में
6.02 इंटू 10⁻23 एटम ही होते हैं और ये नंबर एवोगाड्रो नंबर कहलाता है और ये 1 मोल में होते हैं। जैसे कि एक दर्जन में 12 चीज़ें होते हैं, एक दर्जन अगर एग्स ले लो, अंडे ले लो, तो उसमें हमारे पास 12 अंडे होते हैं। तो इसी तरह 1 मोल में हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन की है तो 1 एटम ऑफ कार्बन हमारे पास 12 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर तो 1.993 इंटू 10⁻33 ग्राम आए हैं। सो वी कैन कैलकुलेट 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 जो कि कार्बन का एटॉमिक मास का हिस्सा है इंटू 1.99 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और केजी में चेंज करो तो 1000 पर डिवाइड करो तो 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 AMU इक्वल है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ पर मुख्तलिफ एलिमेंट्स है और इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस है AMU में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.0079 AMU है, ऑक्सीजन का 15.8994 AMU है, सोडियम का 22.9897 AMU है, मैग्नीशियम का 24.350 AMU है और सिल्वर का 107.8082 AMU है। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। The atomic masses as can be seen in the table 1.6 are rarely found to be exactly whole numbers. This is because most elements are composed of 2 or more naturally occurring isotopes and the relative atomic mass takes into account the abundance of each isotope. कहते हैं कि हमारे पास जो ये मास दिखाई दे रहे हैं इसमें एज अ होल नंबर नहीं है, ज़्यादा रेयरली है, नहीं है, कम है बहुत। तो ये इस वजह से क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर एलिमेंट्स में आइसोटोप्स पाए जाते हैं तो उन सब आइसोटोप्स के लिहाज से उनके मासेस हमारे पास होल नंबर में नहीं आते। एवरेज एटॉमिक मास इज़ द weight average of the atomic masses of naturally occurring isotope of an element. एवरेज एटॉमिक मास असल में क्या चीज़ है? एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट में मौजूद, किसी भी एलिमेंट के मौजूद जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके उन आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज है, उनको प्लस करके हम उससे हासिल करते हैं। एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। फॉलोइंग फार्मूला कहते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ऐसा एलिमेंट दिया हुआ है जिसके 2 आइसोटोप्स है तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि पहले एलिमेंट का जो पहला आइसोटोप है उसके एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स एवरेज अबंडेंस, वो कितने परसेंटेज पाया जाता है उसके साथ उसके एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पर डिवाइड करते हैं प्लस एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड आइसोटोप। अब उसी एलिमेंट का जो दूसरा आइसोटोप है उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करो उसके एबंडेंस यानी उसकी मौजूदगी पर और डिवाइड करो 100 पर और फिर इन दोनों को आप इसमें प्लस करो तो जो आंसर आता है वो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। फॉर एग्जांपल एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन इज 35.5 AMU। क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5 AMU है। बिकॉज देयर आर 2 आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है, वन इज द क्लोरीन 35 एंड द अदर इज क्लोरीन 37। द परसेंटेज occurrence in the nature of the chlorine 35 is 75%, यानी नेचर में 35% 75% जो है वो क्लोरीन 35 पाया जाता है and the percentage of the chlorine 37 is 25%, और जो क्लोरीन 37 है वो 25% यानी 100 में से 25 मॉलिक्यूल क्लोरीन 37 के होते हैं और 100 में से 75 मॉलिक्यूल क्लोरीन 35 के होते हैं। Therefore एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ क्लोरीन इज, इसका एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहला आइसोटोप जो है जो क्लोरीन 35 है उसके एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका एटॉमिक उसकी परसेंटेज के साथ और 100 पे डिवाइड, फिर 37 के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हैं उसके अबंडेंस पर और फिर 100 पर डिवाइड करते हैं। तो जो क्लोरीन 35 है उसका एटॉमिक मास 35 है और वो 0.75% होता है
और जो 37 है वो 0.25, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपस में 26.25 प्लस 9.25 और ये प्लस हो गए हैं, तो आंसर आया है 35.50 AMU, जो कि क्लोरीन का एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आपने कॉपीज में करनी है और आपकी कॉपीज चेक की जाएगी और इसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। नेचुरली अकरिंग गैलियम कंसिस्ट ऑफ, कहते गैलियम जो है वो 60.108% होता है गैलियम 69, यानी गैलियम 69 गैलियम का आइसोटोप है जो 60.108% पाया जाता है विद अ मास ऑफ 68.9256 और मास उसका 68.9 है। और जो हमारे पास गैलियम 71 है वो 39.892% पाया जाता है और उसका मास 70.9247 AMU है। कैलकुलेट करना है आपने एवरेज एटॉमिक मास ऑफ गैलियम इसी फॉर्मूले से जो इसका हमने अभी क्लोरीन का किया है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नियॉन फ्रॉम द गिवन डेटा। और दूसरा आपने नियॉन का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। ये नियॉन के 3 आइसोटोप दिए हुए हैं। एक आइसोटोप्स जो नियॉन का है नियॉन 2020 उसका एटॉमिक मास है, उसका 90.51% पाया जाता है। नियॉन 21 एटॉमिक मास 21 है, वो 0.27% पाया जाता है। और नियॉन 22 जिसका एटॉमिक मास 22 है नियॉन का, ये 9.22% पाया जाता है। आपने ये दोनों क्वेश्चन अपने नीट कॉपी में हल करने हैं और हम आपकी ये कॉपीज चेक करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या चीज़ है, अब ये हम पढ़ेंगे। एज यू हैव लर्न अर्लियर, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं दैट द कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, के कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से जाहिर करते हैं। The chemical formula of compound is written by putting together the chemical symbols of elements that make up the compound and their relative ratio by the atoms. Chemical formula असल में क्या चीज़ है? Chemical formula में हम लिखते हैं वो सारे सिंबल, उन सब एलिमेंट्स के सिंबल जिससे एक केमिकल कंपाउंड बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम क्लोराइड है, जैसे कि जिसको हम साल्ट कहते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है वो NaCl है, तो इसका मतलब है कि वो सोडियम और क्लोरीन से बना है। अब केमिकल फार्मूला की डिफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। इट इज़ एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। कहते हैं कि केमिकल फार्मूला हम एक ऐसा फार्मूला होता है, एक ऐसा नाम होता है जिसको हम फुल नाम के बजाय लिखते हैं। In other words, we can say that the symbolic representation of a molecule of a compound is called chemical formula. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है, यानी हमें सिंबॉलिकली पता चल जाता है कि ए मॉलिक्यूल कौन कौन से एलिमेंट्स से बना है और कितने एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम आपस में मिले हुए हैं। केमिकल फार्मूला टेल अस, केमिकल फार्मूला हमें बताता है द टाइप ऑफ एटम्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड में किस किस्म एलिमेंट्स या एटम जो है मिले हुए हैं। द रेशियो ऑफ द डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, और उस कंपाउंड में वो एटम जो है वो कितने रेशियो से आपस में मिले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज NaNO3। जैसे कि जो सोडियम नाइट्रेट है उसका केमिकल फार्मूला NaNO3 है। इससे हमें पता चलता है कि एक सोडियम नाइट्रेट के मॉलिक्यूल में एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिले हुए होते हैं। एंड दैट ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, और ग्लूकोज का C6H12O6 है। इसका मतलब है कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलकर ग्लूकोज बनाता है, यानी ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। फॉलोइंग आर द 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के 2 टाइप है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल फार्मूला के कितने टाइप है? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, the empirical formula of a compound is the simplest formula which shows the smallest whole number ratio of atoms of the different elements present in a compound। ये definition आपने ज़बानी याद करनी है। सिंपलेस्ट हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सिंपलेस्ट फार्मूला है, सादा फार्मूला है।
which shows the smallest whole number ratio of the atom of the different element present in a compound, जो हमें सिर्फ होल रेशियो बताता है किसी भी एटम के बारे में कि कंपाउंड में ये एटम किस रेशियो से मिले हुए हैं। एग्जैक्टली आपको नंबर नहीं बताता, सिर्फ रेशियो बताता है। इट मे नॉट बी द एक्चुअल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल द एक्चुअल फार्मूला ऑफ द बेंजीन इज C6H6। बेंजीन का जो एक्चुअल फार्मूला है वो C6H6 है, यानी कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन के 6 एटम। बेंजीन हैज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ इट इज 1:1। तो हमारे पास अगर हम इस C6H6 यानी कार्बन के 6 और हाइड्रोजन 6 इन दोनों का रेशियो ले लें तो 6 आप इसमें कट जाएंगे तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल रेशियो आ जाएगा 1:1। तो बेंजीन का सिंपलेस्ट जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेंजीन का वो है CH एंड द एक्चुअल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज C6H12 और 6, जबकि ग्लूकोज का जो एक्चुअल फार्मूला है वो C6H12 और 6 है। और अगर आप इसका रेशियो ले लो CH612 का अगर रेशियो ले लो तो हमारे पास आंसर आता है 1:1 रेशियो आता है। सो इट्स मीन के ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला है जो हमें होल नंबर बताता है, होल नंबर रेशियो बताता है, ये हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम नहीं बताता। मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर ऐसा फार्मूला होता है जो हमें एक्चुअल नंबर बताता है। Molecular formula shows the actual number of atoms of the different element present in one molecule of the compound. Molecular formula एक ऐसा फार्मूला है जो हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स किसी कंपाउंड में मिले हुए होते हैं उन एलिमेंट्स की एक्चुअल नंबर असल तादाद बताता है। जैसे कि मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 और मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 यानी कार्बन 6 और हाइड्रोजन के 6 एटम मिलकर बेंजीन बनाता है। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे तो बेंजीन का CH आएगा, रेशियो 1:1 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड बाय एम्पिरिकल फार्मूला बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। कहते हैं कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी एम्पिरिकल फार्मूले से निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फार्मूला, यानी एम्पिरिकल फार्मूला जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बेंजीन है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH, ये इधर देखें आप लोग। हाँ, और हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको आगे दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फार्मूला वेयर द वैल्यू ऑफ n इन दिस केस, यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, तो इधर 6 को हम इसके एम्पिरिकल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 आ जाता है। A molecular formula may be the same or multiple of the empirical formula. मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला की तरह भी हो सकता है और उससे चेंज भी हो सकता है। आगे आपको टेबल दिखाई दिया हुआ है, इसके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर यहाँ पर कंपाउंड के नाम है और ये एम्पिरिकल फार्मूला है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हमारे पास जो कंपाउंड है वो मुख्तलिफ दिए हुए हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3COOH। फिर है एसिटाइलिन का एम्पिरिकल फार्मूला CH, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O और एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H12 और 6 C6H12 और 6। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला HO, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका H2O2 है, जब इनका हम रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास HO आ जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एम्पिरिकल फार्मूला भी है और H2SO4 मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे कि हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, तो 2 1 4 का हमारे पास रेशियो जो है वो H2SO4 ही है। आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 है,
और एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला भी Fe2O3 है। अमोनिया का भी सेम है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीथेन का CH4CH4 ये भी सेम है। और वाटर का भी एम्पेरिकल फार्मूला H2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। तो ये एक जिनके मॉलिक्यूल ये कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। It is clear from the table 1.7 that some compounds have identical empirical and molecular formula. इस टेबल से हमें पता चलता है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। नेक्स्ट है फार्मूला यूनिट। अच्छा, फार्मूला यूनिट यूज होता है आयोनिक कंपाउंड के लिए, वो कंपाउंड जो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जो आयंस से बनते हैं। All the ionic compounds are represented by their formula unit. Formula unit is the smallest repeating unit of an ionic compound, showing the simple ratio between ions. फार्मूला यूनिट असल में आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है और ये हमें फार्मूला यूनिट हमें वो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है जिससे वो आयोनिक कंपाउंड बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द होल क्रिस्टल लेटर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, ये आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो उसमें रेशियो ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इज 1:1। तो इसके पूरे स्ट्रक्चर में सोडियम और क्लोरीन 1:1 रेशियो से मिले होते हैं, यानी एक सोडियम का आयन और एक क्लोरीन का आयन आपस में मिला होता है। तो फार्मूला यूनिट इसका है NaCl। सिमिलरली ये सोडियम क्लोराइड है। सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड KCl इज द फार्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये भी आपने नीट कॉपी में करना है। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट दिए हुए, कंपाउंड दिए हुए हैं। आपने इसमें बताना है कि इसमें कितने फार्मूला यूनिट, कितने एलिमेंट्स जो है वो मिले होते हैं एक फार्मूला यूनिट बनाने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। अभी तक हम एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास पढ़ेंगे। जैसे कि इनके नाम से ही आप जाहिर कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास, तो जाहिर है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होंगे तो उनके मासेस का प्लस करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास उसका आ जाएगा। डिफिनेशन है, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास क्या है? सम है उन सब एटॉमिक मासेस का, उन सब एटम्स के एटॉमिक मासेस का जो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, तो उसके हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन के एटम के एटॉमिक मास और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आ जाता है। Molecular mass of the substance can be calculated by adding relative atomic masses of all the atoms in one molecule of that substance. Molecular mass find out करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस को प्लस करते हैं। Molecular mass of ethane, जिसका फॉर्मूला है C2H6, ईथेन का फॉर्मूला है C2H6। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमें पता है कि 12 है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है कि 1 है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और कार्बन कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है? 2 दफ़ा, तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है? 6, तो 6 के साथ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन 2 दफ़ा यूज़ हुआ है तो 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। अब 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 AMU। तो इसका मतलब है कि ईथेन का मॉलिक्यूलर मास 30 AMU है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ है? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है फार्मूला मास। तो जाहिर है फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम होंगे उनके एटॉमिक मासेस को प्लस करो तो फार्मूला मास बन जाता है। फार्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस एटम प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट में जितने एटम या आयंस है उनके एटॉमिक मासेस के प्लस या सम को हम कहते हैं फार्मूला मास। The formula mass is calculated in the same manner as we did for the molecular mass। बिल्कुल वही तरीका है
जो हमने ऊपर मॉलिक्यूलर मास के लिए पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, फॉर्मूला मास उसका फाइंड आउट करना है, तो सोडियम का एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन, सोडियम कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है 1 और क्लोरीन भी 1, तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23 मल्टीप्लाई 1 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 मल्टीप्लाई 1 35.5, दोनों प्लस हुए हैं, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास आया है 58.5 AMU। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, आप इसको रीड करो और इसकी प्रैक्टिस आपने कॉपी में करनी है। कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड फेरस नाइट्रेट। अब यहाँ पर हमारे पास इनके फॉर्मूले है NH4 2SO3। नाइट्रोजन कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है 2 दफ़ा, ठीक है 2 दफ़ा, और हाइड्रोजन जो है हमारे पास H4 2 दफ़ा यूज़ हुआ है, इट्स मीन 4 मल्टीप्लाई 2, तो हाइड्रोजन 8 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और सल्फ़र 1 दफ़ा यूज़ हुआ है, तो सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो गया है। और इसी तरह ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो है वो 3 दफ़ा यूज़ हुआ है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आए हैं इनको आप प्लस करो, 28 + 8 + 32 + 48, तो हमारे पास फॉर्मूला मास आ जाता है 116 AMU। नेक्स्ट इसी तरह फेरिस जो है वो 1 दफ़ा यूज़ हुआ है, तो फेरिस का एटॉमिक मास 56 है। आयरन का Fe आयरन के लिए यूज़ होता है, तो मल्टीप्लाई 1 56। नाइट्रोजन 2 दफ़ा यूज़ हुआ है, तो नाइट्रोजन हमारे पास इसका एटॉमिक मास 14 है, 14 × 2 28 एंड 6। ऑक्सीजन इज़ यूज 6 टाइम, यहाँ पर O3 के 2 मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास 3 2s are 6, 6 multiplied by 16 is equal to 96, and then we sum up these 56 plus 28 plus 96 and the answer is 180 AMU। तो इसका फॉर्मूला मास 180 AMU है। Now that's it for today, और इंशाल्लाह ये चैप्टर हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।